कि अगर देवबंद से एक आवाज निकली है, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश है, तो वो सरकार तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो कितना विचार इस पर हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की जो हमारी सरकार है वो एक फेयर सरकार है, वो एक न्यूट्रल सरकार है, और जिनमें समझ है, जो लॉजिकली दुनिया को देखते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं एक स्पष्ट तरीके से बता देती हूँ, मोदी सरकार की कोई भी पॉलिसी किसी की धर्म, किसी की जाति पूछकर नहीं बनाई जाती है, और इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए भी किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। सबका साथ है और सभी का विकास हो रहा है, ये सच्चाई है। और आप कोई सी भी पॉलिसी उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा लाभार्थी आपको माइनॉरिटीज में मिलेंगे, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इस तरीके का जो नेगेटिव मोनोलॉग आप करवा रहे हैं और इंडिया को जिस खराब रंगों में आप पेंट करवा रहे हैं, ये मेरे देश की सच्चाई नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की बात करना खराब मोनोलॉग है और गलत पेंट है। चारू जी कैसी बात कर रही हैं? देखिए, मेरे पास केवल 4 मिनट बचे हैं, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। क्या आपको ये आजादी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करा जाए और उनसे हेट स्पीच दिलवाई जाए मंच पे खड़ा करके? ये आपको आजादी चाहिए? या आपको ये आजादी चाहिए कि रामनवमी जब मनाई जाए तो उस प्रोसेशन पर अटैक हो और उस पर कार्रवाई भी ना हो? आपको ये आजादी चाहिए, ये आप आजादी मानते हैं। उसके बाद आप इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। काय का इस्लामोफोबिया भाई? मैं बोलूंगी इस्लामोफोबिया नहीं है, हिंदू मिसिया है, नफरत है हिंदू से, इसीलिए इस तरीके का माहौल बना रखा है। आज तक जिस तरीके से अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चलती आ रही थी, उसको बंद करके अगर एक सच्चे तरीके से आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उससे सबको परेशानी है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप मेजॉरिटी हिंदूज को परे रख दीजिए, आप उनके बारे में मत सोचिए, आप उनको बोलिए त्योहार ना मनाइए। यहाँ पर बैठकर भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको उस बच्चे की बात याद है जिसने आत्महत्या कर ली थी तमिलनाडु में, क्योंकि जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करा रहे थे? ये आपको नहीं याद में आएगा। अच्छा, उसके बाद जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए, पीएफआई, उनका आप साथ दे रहे हैं। पीएफआई किसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है? सिमी का। सिमी क्या है? एक रेडिकलाइज्ड वेपनाइज्ड आउटफिट है। सिमी क्या है? एक दूसरा रूप है आईसिस, अलकायदा जैसी अदर एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस का। और आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आजादी के नाम पर? ये किस तरीके की कौन करना चाह रहा है? चारू, पहले ये तो बता दीजिए, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कौन ऐसी आजादी मांग रहा है? जो मांग रहा है मुझे बताइए, वो गलत कर रहा है। कौन कह रहा है कि हिंदू अपना त्योहार ना मनाए? कौन कह रहा है कि रामनवमी ना मनाई जाए? ये बात आप कहां से कह रही हैं? कौन कह रहा है? तो आप एक बात बताइए, मुस्लिमों को कौन सा खतरा है? अगर टीवी पर बैठकर आप अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए चारू, आप ये बताइए, अगर एक बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि उसे समझा जाता है कि वो मुसलमान है, अगर एक शख्स का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है कि 786 उस पर लिखा हुआ है, एक खाई तो पैदा हुई है ना। हम आंख बंद कर लेंगे और हम ये बोलेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है या अंधेरा है, उससे अंधेरा नहीं हो जाएगा। आ सकती हूँ जहां पर क्राइम हुआ है, और वो क्राइम हिंदू के खिलाफ भी हुआ होगा, लिंचिंग भी हुई होगी, दलितों के खिलाफ भी हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है कि सेलेक्टिव आउटरीच है? ऐसा क्यों होता है कि आप देखते हैं पहले जिस इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ है उसकी जाति क्या है और उसके बाद आप हल्ला मचाते हैं? ये गलत है, मैं इसके खिलाफ हूं। और आप नहीं, उसके खिलाफ सब कोई है, उसके खिलाफ मैं भी हूं, उसके खिलाफ मैं भी हूं। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। सेलेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 4 मुसलमान के नाम ले सकते हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, मैं यहाँ पर 10 दलितों के, हिंदुओं के नाम ले सकती हूँ। ठीक है, चलिए, मैं आपने तो राजीव की बात पर ही रिएक्ट कर दिया, लेकिन मैं जो पूछ रहा था, देवबंद से जो आवाज निकली है, जो दर्द नजर आ रहा है मुसलमानों का, वो कितना वाजिब नजर आता है आपको, और वो सुना जा रहा है या नहीं? ये 2 खास और मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय नहीं करा पाया। मतीन खान है, प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के, और वहीं श्रीराज नायर हैं, स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के। आप दोनों के पास भी मैं आऊंगा। गांधी साहब, जो बातें देवबंद से निकल रही हैं, या फिर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल या जिस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, क्या यह मान लिया जाए कि वाकई ये आम मुसलमानों की राय है, वो भी ऐसा ही महसूस कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक पोस्चरिंग हो रही है? समान जो अवसर हैं वो प्रदान करने के लिए कहा है कि सभी को समान अवसर होने चाहिए। मैं आपके जरिए ये इस देश की सरकार से, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उससे पूछना चाहता हूं, क्या आज देश के अंदर सबको समान अवसर हैं? कितने मुस्लिम समुदाय के लोग नौकरी में हैं, मुझे बताया जाए। और जब उनकी नौकरी की चर्चा होती है तो उसको यूपीएससी जिहाद कह दिया जाता है। यदि उनकी जमीन खरीदने की कई बात होती है तो उसको
तमीम जिहाद कह दिया जाता है, और जो एक खास चैनल इस तरह की अफवाहें फैलाता है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। जहां पर भी जो इस तरह की हिंसा की घटना आती है, जिसका जिक्र आपने भी किया और लोगों ने भी किया, वहां पर एफआईआर उसी समुदाय के खिलाफ होती है जो समुदाय शिकायत करने जाता है कि उसके खिलाफ हिंसा हुई है। तो ये कहां का न्याय है, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन देखिए अभी चारू का कनेक्शन कट गया है, लेकिन गांधी साहब ये भी तो बात है ना, वो लगातार देखिए बीजेपी हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वो उनके प्रवक्ता हो, लगातार ये बात कही जाती कि सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा यूपी में या फिर केंद्रीय योजनाओं में भी मुसलमानों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सऊद साहब, ये कहना बहुत आसान बात है कि सबका साथ सबका विकास, और जैसा अभी रंजन जी ने बताया कि जो बीजेपी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती है, एक भी टिकट नहीं दिया, उठाकर देख लीजिए 2014 से लेकर और 2022 तक के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह भी, एक भी टिकट नहीं दिया। तो जब आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जब उनको डिसीजन मेकिंग में आप नहीं बिठाएंगे, ऐसी संस्थाओं में आप नहीं बिठाएंगे जहां से न्याय की कुछ उम्मीद हो सकती है, तो क्या ऐसी संस्थाएं में जहां उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या उनके दिल में उम्मीद होगी कि उनको न्याय मिल सकता है? आज जितनी भी संस्थाएं हैं वहां से रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है, और जब उनके रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात होती है तो बीजेपी उसका विरोध करती है। यूपीएससी जिहाद जैसे चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा और उन जैसी जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके द्वारा निकल कर आती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और जिस तरह की बातें आज हो रही हैं, तो मैं एक जरूर कह देता हूं कि आज अल्पसंख्यक समाज जो है, खासकर जो मुस्लिम समाज है, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक शक है कि उसे समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, उसके पॉलिटिकल एक अविश्वास की बात करें। गांधी साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटा सा रिएक्शन और, ठीक है आपने तो ओवरऑल ये बात कर दी, लेकिन ओवैसी साहब जो बात कर रहे हैं या देवबंद से जो बात निकल रही है, जो भावना सामने आ रही है, उस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, अगर कोई प्यार मोहब्बत की बात करता है, अगर कोई नफरत खत्म करने की बात करता है, अगर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है, अपने राइट्स को असर्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसका स्वागत होना चाहिए। यदि नफरत को प्यार से खत्म किया जा सकता है, आग को यदि पानी से खत्म किया जा सकता है, तो ऐसे बयानात का स्वागत करना चाहिए। नहीं, लेकिन अब्दुल भाई देखिए, बीजेपी की तरफ से मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंडा जो है चलाने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा एक तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि असल में मदनी साहब रो करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो बयानात हैं उस पर तो अफसोस ही जाहिर किया जा सकता है कि जब भी आप कोई बात कहेंगे तो उसे पाकिस्तान से जोड़ देंगे, या तो पाकिस्तान आपको भेज देंगे या उसे पाकिस्तान से जोड़ देंगे। तो बहुत इजी एक तरीका है सच को नकारने का, लेकिन यदि सच्चाई कहीं से भी निकल कर आती है, और मैं प्रभाकर जी की बात से सहमत हूं कि यदि देवबंद से कुछ अच्छा मैसेज निकल के जा रहा है तो उसकी तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, समाज को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी बातें कहीं से निकल कर आ रही है तो उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं। चारू का कनेक्शन हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन मतीन खान साहब, देवबंद से जो बातें आ रही हैं, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, क्या वो वाकई आम मुसलमानों की भी भावना है? वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, या फिर वाकई एक पोस्चरिंग की ही सिर्फ कोशिश है, सरकार के खिलाफ कुछ बयानबाजी करने की कोशिश है, या फिर एक माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो चिंता व्यक्त की है, जिस अंदाज से दुख दर्द का इजहार किया है, मेरे ये बात आज कल से नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, ये उसमें एब्सेंट रहते हैं, और उसके फौरन बाद जो है, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया कि साहब हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और जा करके उनसे गुहार लगाएंगे कि साहब इस तरह से जो स्टेट के अंदर अनजस्टिस भारत के अंदर हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसको रोका जाए, और लोगों से भी ये करेंगे कि वो सड़कों पे निकल के संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करें। अब मेरे एकदम से बात ये नहीं समझ में आई कि इन्होंने फौरी एक मीटिंग कॉल करके एक तरह से जो भावुक होने का अंदाज थी, क्योंकि ये मोदी साहब के बिल्कुल करीब खासम खास लोगों में से शामिल होते हैं। इन्होंने जब इससे पहले जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया है और उसके बाद में रिव्यू पिटीशन का विरोध किया इन्होंने, और आज जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस बात का उस इजलास के उसका जो विरोध किया, आज ये कैसे एकदम से दर्द झलक गया। मुझे तो बिल्कुल हैरानी हो रही है कि ये तो बिल्कुल नेशनलिस्ट मुसलमानों आपको उनकी नुमाइंदगी पर, आप उनकी नुमाइंदगी पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हें नकार रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने बातें कही हैं वो मुसलमानों को भावुक करने के लिए कही हैं कि मुसलमानों का बेसिक दर्द यही है कि मुसलमान सड़कों पे ना आ जाए, वहां से रोका जाए उनको,
वो अपने दुख दर्द को गवर्नमेंट के सामने न रख पाए। जैसे CNRC के खिलाफ जो मुसलमानों ने एक प्रोटेस्ट किया था, जिस तरह से किसानों ने दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट किया है, उससे उस तरह से मुसलमान सड़कों पर ना निकल आए जिससे सरकार की छवि ना खराब हो जाए, उसको बचाने के लिए इन्होंने इस तरह का काम किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर वो ये काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, या फिर उनका ही एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं? आप ये देखिए कि कल से सारे न्यूज चैनल पे मौलाना महमूद मदनी दिख रहे हैं। मौलाना नहीं, आप बोलते हैं मुसलमानों की बात नहीं होती, अगर वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फिर एतराज है? मुझे तो लगता है कि उनको बाकायदा हिदायत दी गई है कि जाएं और जाकर के इस तरह का प्रोटेस्ट अच्छा, ये तो आपने एक अलग ही पर्सपेक्टिव पेश कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल यही पर्सपेक्टिव है। ये मौलाना महमूद साहब जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के बड़े खास लोगों में से हैं। ये मतलब उनकी सारी बातों को नकार दिया जाए, ऐसा नहीं है कि जो है उनको मुसलमानों को उनके ही देश में अजनबी बना दिया गया या फिर जुल्म सह लेंगे, वो जुल्म की बात तो कह रहे हैं ना। ये आप कह रहे हैं कि बाकायदा सरकार कहलवा रही है कि हम पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को एक तरीके से अजनबी बना दिया गया, ये सरकार कहलवा रही है उनसे। साउथ साहब ये बात नहीं, बात यह है कि मुसलमानों के अंदर जो एक रोष है उसको शांत करने, वो रिएक्ट ना करें। ठीक है, आप मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि मुसलमान रिएक्ट ना करें, वो शांति से घर बैठे रहें। तो आपके हिसाब से उनको बाहर आ जाना चाहिए, सड़कों पर आ जाना चाहिए, CNRC की तरह फिर दूसरे मुद्दों पर प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं? हम क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकते? क्या मैंने नहीं कहा कि आप नहीं करा सकते, मैं पूछ रहा हूं कि आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यही तो स्टैंड था कि हम इसको रिएक्ट करें, हम इसको विरोध करें, हम राष्ट्रपति से मिलकर के गुहार करें, ठीक है, बताएं कि ठीक है श्रीराज जी, क्यों हो रहा है। श्रीराज नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।